बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को फाइंड करने के लिए डेरिवेशंस जो हैं उनको स्टडी करने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन का जो एटम होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो हो गया m और लीनियर वेलोसिटी जो है वो उसकी होगी v और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज हो गया Ze, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो गया E और न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला जो है वो r हो गया। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो जब कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसको एक मखसूस सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, यानी किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए एक मखसूस सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियस और वो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी Z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है नी। यहाँ पे Z जो है इट इज़ दी एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, E इज़ दी चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये होगा फ्री स्पेस परमीएबिलिटी, फ्री स्पेस परमीबिलिटी। ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू होती है 8.852 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जॉल और पर मीटर। ठीक है। और ये फ्री स्पेस परमीएबिलिटी जो है वो हुआ करता है। तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव करने पे मजबूर करे, और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को ये फोर्स प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस की फोर्स होगी। और अगर हम सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू mv² ओवर r। ठीक हो गया। और इलेक्ट्रॉन तभी सर्कल में मूव कर सकेगा जब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर होंगे, यानी कि F मस्ट बी इक्वल टू FC। अब FF क्या है? mv² ओवर r, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स अभी हमने पढ़ी वो क्या है? Ze² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r²। ठीक है। अब एक r के साथ जो है वो r कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? mv² बराबर किसके होगा? Ze² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर हो जाएगा। अगर हम इससे r की वैल्यू निकालें तो r जो है वो बराबर किसके हो जाएगा? Ze² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और mv² के बराबर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया कि r जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा, डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, mv² आके डिवाइड हो गया। अगर हम बोहर के फोर्थ पास्टुलेट को देखें तो उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कल में उस वक़्त मूव कर सकता है
जब उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, NH/2 के बराबर हो, तब वो इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर सकेगा। यहाँ से हम V की वैल्यू निकालेंगे। V बराबर होगा NH/2πmR के बराबर होगा। ठीक है, तो बोहर के फोर्थ पास्टुलेट में से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली। तो इसका स्केयर ले लें तो V स्केयर बराबर किसके आएगा, N स्केयर H स्केयर ओवर 4π स्केयर M स्केयर और R स्केयर। तो बोहर के फोर्थ पास्टुलेट में से हमने V स्केयर की वैल्यू निकाल ली और इसको इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो R जो है वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ZD स्केयर ओवर 4πε0 M इंटू आपके पास आ जाएगा N स्केयर H स्केयर ओवर 4π स्केयर M स्केयर और R स्केयर, इसके बराबर आ गया। हमने क्या किया कि हमने V स्केयर की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में V स्केयर की जगह पे पुट कर दी। ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई के साथ जो है वो पाई कैंसिल हो गया, M के साथ M कैंसिल हो गया। ये जो बटे में है रकम ये ऊपर चली जाएगी। R बराबर किसके हो जाएगा, ZD स्केयर इंटू पाई M R स्केयर ओवर जो है वो क्या होगा, ε0 N स्केयर और H स्केयर। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है R की वैल्यू के लिए। अब ये R जो है वो इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर आके इसको डिवाइड कर देंगे R स्केयर। R के साथ R कट गया, पीछे क्या बचा 1/R इज इक्वल टू ZD स्केयर पाई M ओवर जो है ε0 N स्केयर और H स्केयर। तो अब R हमें ऊपर चाहिए, अगर इस रकम को हम उलट कर देंगे तो इसको भी उलट कर देंगे। तो R जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, ZD स्केयर R बराबर होगा ε0 N स्केयर H स्केयर ओवर ZD स्केयर और पाई M। लो जी, ये रेडियस को फाइंड करने का फार्मूला जो है वो आपके पास आ गया, डेरिवेशन हो गई है रेडियस की। ठीक है, इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। आपके पास इक्वेशन है जी R इज इक्वल टू ε0 N स्केयर H स्केयर ओवर ZD स्केयर और पाई M। ठीक है, इसमें जो ε0 है ये बराबर होता है 8.852 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जॉल और पर मीटर के बराबर होता है। जबकि H जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये बराबर होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकंड के। पाई जो है ये बराबर होता है 3.1416 के और E जो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। M जो है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। इन सारी वैल्यूज़ को अगर इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो आपके पास वैल्यू आती है 0.529 आंगस्ट्रॉम इंटू N स्क्वायर। ये फाइनल आपके पास रेडियस निकालने की इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे N जो है ये ऑर्बिट नंबर है, यानी किसी भी ऑर्बिट का हमने रेडियस निकालना हो तो हम N की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। यानी कि अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो N की जगह पे 1 पुट कर देंगे। अगर हमने सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो N की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस जो है वो फाइंड कर सकेंगे। ठीक हो गया, चलें ये हमने कैलकुलेशन कर ली है जी रेडियस की। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं रिलेशनशिप फाइंड करने की, टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हम इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए नहीं, हाइड्रोजन का एटम है, तो फर्ज किया कि इसके दरमियान जो फासला है वो r है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जो है वो Zd है, तो पॉइंट A से पॉइंट B तक जो है वो इलेक्ट्रॉन ने फासला तय कर लिया है dr। dr इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। dr जो है वो क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ने पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक फासला तय किया है वो क्या है, dr है। और न्यूक्लियस की फोर्स जो है वो अभी हमने पढ़ी, वो बराबर होती है Zd² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r² के। अब हमने करना क्या है कि हम A से लेकर B तक उस इलेक्ट्रॉन ने मूव करते वक्त जितना वर्क डन किया ना, हमने वो फाइंड करना है, यानी कि W हमने A टू B फाइंड करना है। वो बराबर किसके होगा, FD के, FDR के। ठीक है, dr जो है इट इज़ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू B। और फोर्स जो है, फोर्स वो बराबर होगी Zd² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इंटू dr। अब हम करेंगे क्या कि ये तो हमने निकाला ना एक पॉइंट का वर्क डन, हम उस इलेक्ट्रॉन का टोटल वर्क डन फाइंड कर लेंगे। जो उसने न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो टोटल वर्क डन किया उसको हम फाइंड करेंगे, वो बराबर किसकी होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो उसके टोटल कैलकुलेशन के लिए हम लेते होते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेगी, इन्फिनिटी टू r, यानी कि टोटल सम करने के लिए, वर्क डन का सम करने के लिए हम क्या करेंगे, उस एक का वर्क डन निकाला हमने, दो पॉइंट्स का, हमने ओवर का निकालने के लिए उसकी क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। और जो टोटल वर्क डन होगा वो बराबर किसके होगा, पोटेंशियल एनर्जी के, Zd² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इंटू dr। लिमिट्स क्या रहेगी, इन्फिनिटी टू r। ठीक है, अब dr की मुनासबत से r जो है वो क्या हो गया, r जो है वो हमारा फंक्शन हो गया, बाकी सारे कांस्टेंट हो गए, इनको बाहर निकाल लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी Zd² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन जो है वो इन्फिनिटी टू r 1 ओवर r² इंटू dr हो गया। अब हमने किया क्या है, सिर्फ यहाँ पे r को अंदर रखा, बाकी सबको बाहर निकाल लिया। जो रकम बटे में हो, जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर चेंज हो जाती है, यानी बनेगा Zd² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r की पावर -2 इंटू dr जो है वो हो गया। अब इंटीग्रेशन को हल करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है हम उसकी पावर में एक का इजाफा कर देते हैं, जो ऊपर किया वही नीचे कर देते हैं, लिमिट्स वैसी रहेगी इन्फिनिटी टू r। दोबारा सुन लें कि इंटीग्रेशन को हल करने का तरीका ये होता है कि हम उस फंक्शन की पावर में एक का इजाफा कर देते हैं, जो ऊपर बन गया उसी पे डिवाइड कर देते हैं, इंटीग्रेशन खत्म होगी, हल होगी, dr भी खत्म हो गया, इंटीग्रेशन भी खत्म होगी, ये लिमिट्स जो है वो हमारे पास रहेगी इन्फिनिटी टू r। पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी Zd² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर -1, ये नीचे -1, इन्फिनिटी टू r जो है वो लिमिट्स होगी। माइनस को बाहर निकाला तो आपके पास आ गया -Zd² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की पावर -1 था, ये बटे में आके 1 ओवर r हो गया, लिमिट्स वैसी रहेंगी इन्फिनिटी टू r। इन लिमिट्स को हल करने का तरीका ये होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका क्या मतलब है
कि हम इस आर की जगह पे ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, माइनस इस आर की जगह पे नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे, तो ये लिमिट्स जो है वो हल होगी। 1/∞ जो है ये बराबर होता है 0 के। पीछे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या बची, -ZD²/4πε0r। तो ये आपके पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने का रिलेशनशिप जो है वो हो गया। अब सवाल रहा ये कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव क्यों है। वाई द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ नेगेटिव, इट इज़ बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम का हिस्सा नहीं होता, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। एंड when it becomes a part of any atom, its potential energy decreases and less than 0 is always a negative value। कि फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होती है, लेकिन जब ये किसी एटम का हिस्सा बनता है तो ये एनर्जी कम होती है, ज़ीरो से कम जो है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू होती है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।